हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जो है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओरिजिन फिजिक्स में। तो आई होप आप लोग जो है मस्त होंगे, खुशहाल होंगे। तो इसी के साथ जो है हम लोग सेकंड जो है क्लास है हमारा, ये जो है साइंस के रिवीजन का सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने प्रकाश से संबंधित जो है प्रकाश के परावर्तन से संबंधित विभिन्न घटनाओं को क्या किया था, देखा था। आज क्या करेंगे हम लोग जो है प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित जो है जो भी घटनाएं हमारी हैं, इस क्लास में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये एक ही आपकी क्लास हो जिसमें आपका पूरा जो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन जो है पूरा का पूरा टॉपिक आपका क्या हो जाए, ये कवर हो जाए। उसके बाद बचेगा आपका न्यूमेरिकल का पोर्शन। तो न्यूमेरिकल के पोर्शन को मैं क्या करूंगा, उसको भी जो है एक ही वीडियो में ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। तो यदि आप लोगों ने क्या किया है, इस जो है साइंस के रिवीजन बैच को आपने अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है, तो आप वहाँ पर जाके जो है इस वीडियो को देख सकते हैं। और आपके जो है लिए जितना उपयोगी चीज़ है उतना ही आपको जो है दिया जाएगा इस वीडियो में, और आपको फालतू कोई चीज़ जो है नहीं दी जाएगी। तो इसी के साथ साथ आपको, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, तो आपको तैयारी अपनी बेहतर से बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से जो है प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। तो चलिए जो है इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार, मैं हूँ संतोष कुमार। आज आप लोगों को जो है इस सेकंड में मैं लेके चलूंगा प्रकाश का अपवर्तन। हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? देखिए, प्रकाश का अपवर्तन, यदि बात की जाए अपवर्तन की, तो अपवर्तन अगर प्रकाश जो है प्रकाश की किरण, जैसे प्रकाश की किरण एक समांग माध्यम में यदि चलती है तो वो क्या होती है, सीधे निकल जाती है, कहीं कोई जो है घटना नहीं होती, मतलब ना वो टकराती, टकराने के बाद जैसे आती थी वैसे ही निकल गई। सपोज दैट, मान लीजिए कि ये जो है मेरा क्या है, कोई एक जो है पृष्ठ है। इस पृष्ठ पर एक प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है, यहाँ से सीधी प्रकाश की किरण आ रही है, और इस जो है इस पृष्ठ से टकराई, टकराने के बाद क्या हुई, ये सीधा जो है इसी तरह से निकल गई। तो मतलब जब प्रकाश की किरण क्या होती है, जब प्रकाश की किरण समांग माध्यम में चलती है तो क्या होती है, बिना विचलित हुए सीधे क्या होती है, निकल जाती है। यदि दोनों माध्यम क्या हो, एक समान हो, तो ये बिना विचलित हुए क्या होगी, सीधी निकल जाएगी। लेकिन यदि जो है एक माध्यम, यदि एक माध्यम क्या हो जाए, कोई माध्यम एक ऐसा है जो पारदर्शी है, तो प्रकाश जब एक माध्यम मतलब से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो क्या होती है, वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और इस घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहते हैं? देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से, जैसे एक माध्यम के लिए मैं मान ले रहा हूँ कोई माध्यम है मेरा सघन माध्यम, और एक दूसरा माध्यम है विरल माध्यम। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो प्रकाश की किरण क्या हो जाती हैं, अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। अर्थात अपवर्तन का मतलब क्या हुआ? अपवर्तन का मतलब हुआ कि प्रकाश की किरणों का विचलित होना, प्रकाश की किरणों का किरणों का अपने मार्ग से, अपने मार्ग से विचलित होना। क्या होना? विचलित होना। देखिए, ये हुआ जो है, तो प्रकाश की किरणें जब अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं तो उसी घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन। आई होप जो है आप लोग समझ रहे हैं। तो अब ये घटनाएं जो है कैसी होती हैं, मैं पहली घटना दिखाता हूं कि आपका अगर माध्यम जो है विरल है, प्रकाश विरल से कहाँ जा रहा है, सघन में जा रहा है। सपोज दैट कि एक माध्यम आपका है विरल और एक माध्यम है सघन। जैसे ये हो गया पृष्ठ, ये माध्यम है आपका विरल और ये माध्यम है आपका सघन। तो ये विरल माध्यम में मान रहा हूं वायु है, सघन माध्यम क्या है, कांच है। ठीक है। अब प्रकाश की किरण अगर जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, तो जो प्रकाश की किरण क्या हुई, यहाँ से आई, इंसिडेंट रे जो यहाँ पर आई,
इस जो है इस तल से टकराई तो हम क्या करेंगे, इस तल के लंबवत जो है क्या खींचते हैं, एक नॉर्मल खींचते हैं। तो ये हो गया मेरा नॉर्मल। तो जब प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जाती है, विरल माध्यम से सघन में जाती है, तो वो क्या होती है, वो सीधे जाने की बजाय, देखिए यहाँ से यहाँ जाना चाहिए था इसको सीधा, जैसे आई थी प्रकाश की किरण को ऐसे ही जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या होती है, अभिलंब की तरफ बेंड हो जाती है, मतलब नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। तो कहाँ मुड़ जाती है, नॉर्मल की तरफ। ये हो गई, मतलब जो प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही थी वो सीधा जाने के बजाय कहाँ झुक गई, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। कहाँ, नॉर्मल की तरफ क्या हो गई, झुक गई। जो प्रकाश की किरण यहाँ से आई तो ये इसके बीच का जो एंगल है वो बोला जाता है इंसिडेंट एंगल, ठीक है, आई हो गया, और ये एंगल क्या हो गया, आर। यहाँ पे देखिए इसका जो है, जो आपका इंसिडेंट रे है और नॉर्मल के बीच जो है एंगल जो बन रहा है वो कितना है, उतना जितना ज्यादा ये होगा उतना ही जो है ये आपका आर का मान, आर मतलब आपका रिफ्लेक्टेड जो है एंगल का मान क्या होगा, उतना ही कम होता जाएगा। तो एक घटना ये हुई। तो हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण आपकी विरल माध्यम से सघन में जाती है तो कहाँ, अभिलंब की तरफ झुक जाती है। दूसरा दूसरा क्या है, सघन से विरल में, सघन से विरल में प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जाए, सघन से विरल। अर्थात इस घटना में जो है, जैसे ये आपका जो है पृष्ठ हो गया, इस पृष्ठ पर मान लीजिए प्रकाश की किरण है, ये आपका सघन माध्यम है और ये आपका विरल है। अब ये सघन माध्यम आपका हो गया कांच और विरल माध्यम आपका हो गया वाई, ठीक है। तो यहाँ से ये जो एन आई यहाँ से टकराई तो यहाँ पर हम क्या खींचेंगे, तुरंत आप ड्रा कीजिए एक नॉर्मल, नॉर्मल हो गया ये आपका अभिलंब, नॉर्मल हो गया। तो इस किरण को जाना चाहिए था सीधा, ऐसे जाना चाहिए था, आप जान रहे हैं कि, तो ये किरण सीधा ना जाके क्या होती है, ये अभिलंब से दूर हट जाती इस तरह से, ठीक है। कहाँ हट जाती है, अभिलंब से दूर। मतलब जब कोई प्रकाश की किरण आपकी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो कहाँ जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या हो जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये एंगल आपका आई हो गया और ये एंगल आपका क्या हो गया, आर हो गया। अर्थात जब आपका प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में प्रवेश करेगी तो इंसिडेंट एंगल जो है आपका, जो आपतन कोण है, तो आपतन कोण का मान क्या होगा, कम होगा, और रिफ्लेक्टेड एंगल का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये है तीसरी घटना है मेरी सी जो है, सपोज दैट कि ये जो है आपका प्रकाश की किरण जो है जैसे ये हो गया पृष्ठ, इस पृष्ठ पर प्रकाश की किरण ये सीधा जो है क्या हो रही है, लंबवत गिर रही है। मतलब ये आपका पृष्ठ था, इस पृष्ठ के लंबवत प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है। अब जो प्रकाश की किरण सीधा आएगी ये बताइए आप, तो यहाँ पर क्या होगा, आप यहाँ पर ड्रा कीजिए नॉर्मल, तो नॉर्मल भी क्या होगा, सीधा ही होगा। तो इस घटना में जो प्रकाश की किरण यहाँ पर आएगी वो क्या हो जाएगी, ऐसे ही वापस लौट के चले जाएगी, अर्थात I इक्वल टू 0। तो इंसिडेंट आई का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस घटना में आपकी जो है प्रकाश की किरण किसी भी दिशा में बेंड नहीं होगी। तो ये जो है ये प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ जो है जानकारियां थी। इसी के साथ जो है हम लोग जो है करेंगे आगे इसके, कि है देखिए इसी के साथ आप सघन यहाँ से मैं कब से आपको लेके लेके चल रहा हूँ सघन माध्यम और विरल माध्यम। तो इसको भी मैं बता देता हूँ कि सघन माध्यम का मतलब है, जैसे यहाँ पर लिया गया कांच, अर्थात जिस माध्यम में प्रकाश की चाल जो होगी क्या होगी, कम होगी। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी, उस माध्यम को क्या कहा जाएगा, सघन माध्यम। और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, अधिकतम होगी, उस माध्यम को क्या कहा जाएगा, विरल माध्यम। जैसे देखिए आपका वायु है, वायु में प्रकाश की किरण बहुत तेजी के साथ, ऐसे ये वायु हो गया, वायु में प्रकाश की किरण बहुत तेजी के साथ जो है चलेगी। तो वायु में प्रकाश की किरण जब तेजी के साथ चलेगी तो वो कौन सा माध्यम होगा, विरल माध्यम होगा।
अब आप ले लीजिए कांच। कांच में यदि आप प्रकाश की किरण को डालेंगे तो ऐसे जाएगा कांच में प्रकाश की किरण, तो क्या होगा, धीरे धीरे जाएगी, अर्थात उस माध्यम को क्या नाम दिया जाएगा, सघन माध्यम। तो वो आपका हो गया सघन और विरल माध्यम हो गए। इसी के साथ आगे हम लोग जो है अभी प्रकाश के अपवर्तन के जो है कुछ नियम भी हैं, तो उन नियम को भी समझेंगे। और वो आप नियम जो है जानते हैं कौन कौन सा नियम है। प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। जैसे प्रकाश के परावर्तन से संबंधित 2 नियम थे, वैसे जो है प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित भी कितने नियम है, 2 नियम है। तो उसको समझने से पहले हम लोग जो है कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन समझेंगे। क्या होगा, कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन, क्या होगा, अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, ठीक है। अपवर्तन के नियम, तो क्या हो रहा है कि कांच का एक जो है क्या है आपका आयताकार स्लैब है, ठीक है। मान लीजिए ये जो है एक जो है कांच का आयताकार स्लैब है। ये कांच का क्या था, आयताकार स्लैब था। अब जो है ये क्या है, स्लैब, कांच का, कांच का स्लैब है, ठीक है। ये क्या हो गया, कांच का स्लैब। अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि एक प्रकाश की किरण को मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ से यहाँ पर डाल रहा हूं। तो यहाँ पर देखिए, जब प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है तो अर्थात वायु से आ रही होगी, तो वायु कैसा माध्यम है, विरल माध्यम है। और विरल माध्यम से कहाँ प्रवेश कर रही है, सघन माध्यम में, ठीक है। तो तुरंत ही आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, एक जो है नॉर्मल ड्रा कीजिए। ये आपका हो गया नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल, ठीक है। इस एंगल को नॉर्म दे दीजिए ए, और ये पॉइंट मान लीजिए ओ है। तो ये आपतित किरण है कि जब प्रकाश किरण यहाँ से यहाँ पे आती है तो ये आपको पता है कि जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की तरफ क्या होती है, झुक जाती है। जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये क्या हो गई, अभिलंब की तरफ झुक गई। ये हो गया अभिलंब की तरफ झुक गई। तो अभिलंब की तरफ झुक के ये प्रकाश की किरण ऐसे ही सीधी निकल जाएगी। इसके आगे जो है देखिए, यही प्रकाश की किरण आपकी क्या होगी, जब आगे बढ़ेगी यहाँ आएगी। प्रकाश की किरण आपकी आगे बढ़ दी गई, यहाँ आई। अब यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा, देखिए ये आपका माध्यम कैसा था, अब आपका ये सघन माध्यम है। तो यहाँ पर ड्रा कीजिए एक जो है नॉर्मल। तो ये हो गया नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल हो गया। अब जब सघन से विरल में जाती है, ये बाहर वाला माध्यम आपका क्या है, विरल है, ये अंदर क्या है, सघन है। तो जब बाहर से क्या अंदर से बाहर जाएगी, तो जाना तो चाहिए इसको सीधा, जैसे आ रही थी, है ना। ये देखिए जाना चाहिए इसको कैसे, ये नॉर्मल हो गया, ऐसे ही जाना चाहिए था। लेकिन जब सघन से विरल में जाती है तो मैंने बताया अविलंब से कहाँ चली जाती है, दूर हट जाती है, अविलंब से दूर हट जाती है। ये एंगल हो गया आर, और ये एंगल हो गया क्या, आई। ये एंगल क्या हो गया, आई, और ये एंगल क्या हो गया, ठीक है। तो ये इतनी घटनाएं जो है इसमें पॉसिबल हुई। तो इसमें बताया जाता है कि कांच के स्लैब से अपवर्तन समझ गए आप कैसे हुआ। एक प्रकाश की किरण आपकी थी, एक प्रकाश की किरण क्या हुई, यहाँ पर आकर टकराई। तो ये जो आपका पृष्ठ था, अपवर्तक पृष्ठ जो था, यहाँ पर हमने क्या किया, एक जो है नॉर्मल ड्रा किया। इस नॉर्मल पे जो है यहाँ पर इस पॉइंट पे हमने नॉर्मल ड्रा किया और देख रहे हैं कि हम विरल से सघन में जा रही है, तो अभिलंब की तरफ क्या होगी, झुकेगी। मतलब अभिलंब ये था हमारा, ये अभिलंब था, इसी ओर प्रकाश की किरण भी आ गई। ये प्रकाश की किरण यहाँ तक जाएगी, यहाँ पर जब ये टकराएगी तो आप देख रहे हैं ये माध्यम अभी आपका कैसा है, सघन है। तो अब सघन से जब विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, तो ये अभिलंब से दूर हट गई। तो इसी में बताया जाता है कि इसी में क्या आपका है, अपवर्तन के नियम आते हैं। तो अपवर्तन का नियम जो है, तो अपवर्तन का पहला नियम क्या कि देखिए आपतित किरण ये थी और ये क्या थी,
अपवर्तन हो रहा तो कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण। तो होता है कि आपतित किरण कॉमा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये पॉइंट आपतन बिंदु, तीनों एक कहाँ होते हैं? तीनों एक तल में होते हैं। तीनों एक कहाँ है? तीनों एक तल में होते हैं। ये हो गया जो है पहला नियम। ठीक है। दूसरा नियम होता है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए, देखिए ये जो आ रही है प्रकाश किरण एक ही रंग की प्रकाश किरण है और एक ऐसी किरण है मोनोक्रोमेटिक लाइट, मतलब एक वर्णी प्रकाश की किरण है। तो किन्हीं दो माध्यम, तो एक माध्यम ये हो गया, दूसरा माध्यम ये हो गया। तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश किरणीय आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, समान होते हैं। तो क्या होता है? किन्हीं देखिए क्या लिखेंगे, बताइए इसको क्या लिखेंगे? किन्हीं दो माध्यमों तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण क्या है? आई की ज्या मतलब हो गया साइन, तथा अपवर्तन कोण की ज्या। तो अपवर्तन कोण हो गया आपका साइन आर, आपस में बराबर होते हैं। तो मैं क्या लिख दूंगा? साइन आई बराबर साइन आर। यहां से मैं लिख दूंगा साइन आई बटे साइन आर बराबर एन, जहां एक एन क्या है? एक नियतांक है जिसे क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। जहां एन क्या है? एक नियतांक है जिसे क्या कहा जाता है? अपवर्तनांक जो है कहा जाता है। तो एन को मैं क्या नाम देता हूं? अपवर्तनांक। तो एन मेरा हो गया अपवर्तनांक। ठीक है। इसे एन या कहीं कहीं पे और कहीं कहीं पे म्यू से भी जो है इसे दिखाया जाता है। तो अगर म्यू कहीं पे लिखा गया है तो उसको भी समझिए आप क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है इसको, आर आई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये जो है हो गया आपका अपवर्तन के दोनों नियम। तो पहला नियम आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही क्या होते हैं? तल में होते हैं। दूसरा आपका हो जाएगा किन्हीं दो माध्यमों के लिए, देखिए दो माध्यम के लिए लेकिन एक ही रंग के प्रकाश के लिए क्या हो जाएगा? एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या आपस में बराबर होते हैं। अर्थात एन बराबर साइन आई बटे साइन आर, जहाँ एन क्या है? एक नियतांक है जिसे हम क्या बोलेंगे? अपवर्तनांक। इसी के साथ जो है आगे हम लोग समझते हैं कि अपवर्तनांक क्या होता है। तो इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे चलता हूँ इसके बाद। देखिए आगे चलेंगे हम लोग अपवर्तनांक की बात करेंगे। अपवर्तनांक जो होता है मेरा, ये अपवर्तनांक जैसे इसको प्रदर्शित किया जाता है म्यू से। किससे दिखाया जाता है? म्यू से। और म्यू जो होता है वो व्युत क्रमानुपाती होता है 1/v से। ठीक है, 1/v। 1/v का मतलब समझिए कि जैसे मेरा जो है
ये एक जो है आपका एक माध्यम है म्यू1, मतलब एक माध्यम में प्रकाश का वेग v1 है और दूसरे माध्यम में क्या है v2 है। तो पहले माध्यम के लिए क्या है, मैं मान लेता हूं कि ये आपका अपवर्तनांक क्या है म्यू1 है और दूसरे के लिए क्या है म्यू2 है। तो ये आपका पहला माध्यम है, ये आपका दूसरा माध्यम। तो जब प्रकाश की किरण इसमें से इसमें गुजरेगी तो क्या हो जाएगी, ये पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में गई तो म्यू1, तो क्या हो गया म्यू1, अगर मैं इसको बोलूं तो ये क्या हो जाएगा v1, और ये दूसरा वाला मेरा क्या है म्यू2, और एक बटे क्या हो जाएगा v2। यदि मैं म्यू1 बटे म्यू2 निकालूं तो क्या मुझे मिलेगा v2 बटे v1। समझिए इसको कि म्यू1 बटे म्यू2 बराबर आपका क्या आ जाएगा v2 बटे v1। या दूसरा ऐसा भी निकाल सकता हूं मैं, दूसरा भी इसी को पलट दीजिए आप। अगर इसको आप पलटेंगे तो क्या निकल जाएगा म्यू2 बटे म्यू1 बराबर v1 बटे v2। मतलब एक दूसरे का अपोजिट निकलेगा। अगर आपका म्यू2 ऊपर है तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा v1 होगा। अगर आपका v1 ऊपर है तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा म्यू1 नीचे होगा। तो इस घटना में जो है अगर इसको दिखाया जाए तो इसे बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। मतलब दूसरे का जो है आपका पहले के सापेक्ष क्या हो जाएगा अपवर्तनांक। ठीक है, तो इसे लिखा जाए, यदि यदि इसे लिखा जाए तो क्या लिख सकता हूं मैं 1 म्यू2 दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक, मतलब दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा v1 बटे v2। ठीक है, दूसरे माध्यम के सापेक्ष जो है पहले माध्यम का अपवर्तनांक बराबर v1 बटे v2। सपोज दैट जो है कि एक मेरा जो है v1 एयर, एक माध्यम है जो है एयर, उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है प्रकाश की चाल जो है कितनी है 3 गुणे 10 की घात 8, 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड है। सपोज दैट ये दिया गया है। और एक दूसरा है जो है वी ग्लास, मतलब कांच में जो है प्रकाश की चाल जो दी गई है वो 2 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड है। तो ये दोनों दिया गया है और इसमें पूछ रहा है कि निकालिए आप म्यू जी बटे म्यू ए। ठीक है, निकालिए आप म्यू जी बटे म्यू ए। मतलब ग्लास जो है आपका हो गया, ग्लास मेरा क्या हो गया दूसरा माध्यम, तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष मतलब ग्लास के सापेक्ष आप किसका अपवर्तनांक निकालिए एयर का। ठीक है, तो ग्लास के सापेक्ष आप एयर का अपवर्तनांक निकालिए। तो अपवर्तनांक निकाल के बताओ तो क्या हो जाएगा म्यू जी बटे म्यू ए। अब म्यू जी अगर ऊपर है तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट आपका क्या होगा वी ए होगा। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं म्यू ए अगर यहाँ नीचे है तो यहाँ ऊपर क्या होगा वी, और यहाँ क्या हो जाएगा वी जी। वैल्यू रखिए, वी ए की वैल्यू कितना है 3 गुणे 10 की घात 8, और वी जी की वैल्यू कितनी है 2 गुणे 10 की घात 8। ये 10 की घात 8 कैंसिल हो गया, आपका क्या आ गया म्यू जी बटे म्यू ए बराबर 3 बटे 2। ठीक है, तो म्यू जी बटे म्यू ए कितना आ गया 3 बटे 2। तो ये आया। अब इसको इस हिसाब से लिखिए तो आप क्या लिख सकते हैं कि आपका हो जाएगा ए म्यू जी इक्वल टू 3/2 को मैं लिख सकता हूँ कितना 1.5, कितना हो जाएगा 1.5। तो ग्लास के सापेक्ष जो है वायु का आपका एयर का अपवर्तनांक जो है कितना आया 1.5 आया। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका क्या निकाला जाता है अपवर्तनांक निकाला जाता है। तो चलिए जो है इसी के साथ एक मेरे पास क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को जो हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों जो है ये आपका क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए चित्र की सहायता से द्रव के अपवर्तनांक की गणना कीजिए। देखिए किसका अपवर्तनांक निकालना है द्रव का, है ना।
किसका अपवर्तनांक निकालना है आपको? द्रव का। तो द्रव का अपवर्तनांक निकालना है, इसका मतलब एक आपका दिया गया वायु, एक दिया गया है द्रव, ठीक है। तो निकालना है आपको ANL, द्रव का निकालना है, तो ये लिक्विड हो गया कि नहीं हो गया, ANL। तो यहाँ पर आपको दो चित्र दिए गए। पहले चित्र में ये कह रहा कि आपका एक वायु है जिसमें से प्रकाश की किरण जो है, प्रकाश की किरण जो यहाँ पे आ रही है और टकराने के बाद वो जो है कितने एंगल से जा रही है, 120, मतलब इसके बीच का जो एंगल है 120 का है और इसके बीच का जो एंगल है 135 का है। तो आपका अगर निकाला जाए इंसिडेंट रे निकालू में, तो आई देखिए, सोल्यूशन करते हैं तो आई यहाँ से देखिए कि आपका ये आई नॉर्मल, यहाँ पे देखिए नॉर्मल और जो है आपका जो आपतित किरण होता है इसके बीच में जो एंगल है वो आपका है क्या, आई है। तो यहाँ से देखिए अगर मैं इसको ऐसे ड्रा करूं, यहाँ से मैं एक नॉर्मल ड्रा करूं, तो मुझे यही नॉर्मल मतलब ये इतना पूरा कितना हुआ 90 हुआ और ये टोटल दिया गया 135। तो अगर मुझे निकालना है आई, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैं क्या कर दूंगा 135 में से 90 यदि कम कर दूं, देखिए ये 90 था मेरा पूरा, यहाँ से देखिए ये पूरा आपका इतना 90 है और ये टोटल एंगल कितना है 135। तो अगर 135 में से 90 कम कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा जो है कितने एंगल का होगा, कितना आएगा ये 45। तो आई कितना आया 45 आया। दूसरा देखिए इसके लिए आर जो है, आर मेरा कितना हो जाएगा 120 माइनस कितना 90, आर इक्वल टू 120 माइनस 90 तो कितना हो जाएगा आपका, कितना आ गया 30। तो ये दोनों मान आपके निकल गए। अब जब दोनों मान निकल गया तो आपको जो है किसका फॉर्मूला पता है, आपको अपवर्तनांक का फॉर्मूला पता है। अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या है आपका, अपवर्तनांक का फॉर्मूला है सर, अपवर्तनांक का फॉर्मूला है मेरा n इक्वल टू साइन आई बटे में साइन आर, यही है ना, यही है ना, देखिए हाँ यही फॉर्मूला आपका है। तो यहाँ से जो है आप वायु यहाँ पे देखिए, यहाँ पर लिख दीजिए ए हो गया आपका एल, ठीक है। तो आपका लिक्विड के लिए निकालना, द्रव के अपवर्तनांक का निकालना था, निकाल दीजिए। साइन आई का मान कितना हो जाएगा आपका, साइन 45 बटे में साइन 30, वैल्यू रख दीजिए। साइन 45 की वैल्यू हो गया 1/√2 और साइन 30 का हो गया 1/2। इसको जो है सॉल्व कर लीजिए, 1/√2 मल्टीप्लाई में जाएगा ये हो जाएगा 2, इसको सॉल्व करूंगा मैं, 2 को मैं लिखूंगा √2 मल्टीप्लाई बाय √2 में √2 आपका कैंसिल, कितना आ गया √2 जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1.414। तो लिक्विड के लिए अपवर्तनांक का मान कितना आया 1.414, लिक्विड के लिए आपका अपवर्तनांक का मान कितना आया 1.414। तो ये जो है आपका लिक्विड के लिए अपवर्तनांक निकल गया। और जो है हम लोग जो है इसी के साथ जो है आगे चलेंगे, आगे जो है हमारी जो है गोलीय, अभी आपका जो है टॉपिक काफी लंबा है इसलिए मैं जो है इसको और आगे जो है बढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो आगे हम लोग करेंगे गोली लेंसों द्वारा अपवर्तन, हम लोग देखेंगे कि गोली लेंस द्वारा आपका जो अपवर्तन होता है उसको जो है देखा जाएगा। तो गोली लेंस, गोली लेंसों द्वारा अपवर्तन, गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। सो बच्चों जो है आप लोग बताइए कि पहले आप ये बताइए कि व्हाट इज लेंस, आपका लेंस क्या होता है, लेंस किसे कहते हैं, क्या होता है, किस चिड़िया का नाम है लेंस, ऐसे ही तो नहीं, क्योंकि गोली लेंस की बात कर रहा तो लेंस तो जानना जरूरी है। तो पहले जो है हम लोग जानेंगे सीखेंगे कि लेंस क्या होता है। लेंस, लेंस किसे कहते हैं, आपका लेंस जो होता है वो लेंस आपका होता है कि दो गोली पृष्ठों से जो है, दो गोली पृष्ठ देखिए एक गोली पृष्ठ ये और एक गोली पृष्ठ ये, ठीक है, दो गोली पृष्ठों से घिरा हुआ
अथवा एक गोली पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ से घिरे हुए समांग माध्यम को क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। देखिए, दो गोली पृष्ठ, तो एक गोली पृष्ठ को मैंने ये घेर दिया और एक गोली पृष्ठ आपका ये हो गया, फिर घिरा हुआ ये वाला जो पार्ट है आपका, देख रहे हैं क्या हो गया? लेंस का निर्माण कर रहा कि नहीं कर रहा? लेंस बन गया। अब फिर आता है आपका लेंस के टाइप। तो लेंस जो होता है आपका कितने टाइप का होता है? दो प्रकार का। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला क्या होता है? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। और दूसरा होता है आपका अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस जो है, देखिए कोई लेंस है मेरे पास, एक ऐसा लेंस है, ये लेंस है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वह लेंस जो किनारे पर क्या है? किनारे पर दबा हुआ तथा बीच में क्या होते हैं? उभरे हुए होते हैं, क्या कहलाते हैं? उत्तल लेंस। ठीक है। ये वे लेंस जो किनारे पर पतले तथा बीच में मोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? उत्तल लेंस। अवतल लेंस जो हो जाएगा, जैसे ये हो गया, इस लेंस को क्या कहा जाएगा? आपका अवतल लेंस। तो वह लेंस जो बीच में पतला तथा किनारे, देखिए यहाँ पर मोटा है, ये यहाँ पर मोटा है, तो वह लेंस जो बीच में पतले तथा किनारे पर मोटे होते क्या कहलाते हैं? अवतल लेंस। आप जो है, आपके लिए एक क्वेश्चन है कि इस अवतल लेंस को और इस उत्तल लेंस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अवतल लेंस को दूसरा नाम क्या है और आपका जो उत्तल लेंस है उसका दूसरा नाम क्या है? बताइए, क्या नाम है? तो उत्तल लेंस जो है, इस उत्तल लेंस को अन्य दूसरा नाम से जाना जाता है अभिसारी लेंस। दूसरा नाम किसका है इसका? अभिसारी लेंस। और जो अवतल लेंस है इसका दूसरा नाम है अपसारी लेंस। ठीक है। तो इसके साथ जो है आपकी जो है आपने पढ़ा होगा, तो देखिए हम लोग क्विक, आपका जो है ये रिवीजन सेशन है, तो इस रिवीजन सेशन में आप जितने से जितना जो है कर ले जाएं उतना ही आपके लिए क्या होगा? कम होगा। तो इस लेंस से संबंधित आप लोगों ने कुछ परिभाषाएं पढ़ी होगी, तो उन परिभाषाओं को आप जो है रिपीट कर लीजिएगा। आपने पढ़ा होगा उसमें मुख्य, आपका मुख्य अक्ष होगा, वक्रता केंद्र होगा, आपका प्रकाशिक केंद्र होगा, इन सबको जो है क्या कर लीजिएगा, आप एक बार रिपीट कर लीजिएगा। तो इसी के साथ जो है हम लोग करेंगे आगे उत्तल लेंस और अवतल लेंस से संबंधित जो है क्या करेंगे, जो उत्तल लेंस हमारा और जो अवतल लेंस है, उन उत्तल और अवतल लेंस से जो है क्या बनाएंगे, हम प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे। कि जैसे हम लोगों ने दर्पण से किया था वैसे ही अब हम लोग सीखेंगे किसके द्वारा? किसके द्वारा? वो भाई सब समझ रहे हो ना किसके द्वारा कह रहा हूं मैं? हाँ, लेंस के द्वारा समझूंगा यार। यू कैन डू इट। आसानी के साथ आप जो है, आपको लगता है कि ये बहुत टफ है, दिस इज वेरी इजी, बहुत ही आसान है। देखिए, पहला हम लोग सीखेंगे कि उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। किसके द्वारा? उत्तल लेंस। तो हो जाएगा मेरा उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो उत्तल लेंस आपने सीख ही लिया। आपने सीखा कि ऐसे लेंस जो क्या होते हैं, किनारे पर दबे हुए तथा बीच में उभरे हुए होते हैं क्या कहलाते हैं? उत्तल लेंस। तो उसी के द्वारा आपको जो है बनाना प्रतिबिंब। तो पहली स्थिति है कि जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर हो। कहाँ हो? अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर होगी तो हमको बनाएंगे उसके लिए प्रतिबिंब। तो पहले आप उसके लिए ड्रा कीजिए लेंस। तो ये हो गया मेरा जो है कौन सा लेंस? ये आपका हो गया उत्तल लेंस। इस उत्तल लेंस का हो गया ये मुख्य अक्ष। अब यहाँ पर देखिए लेंस में जो होता है आपका वो क्या होता है? ये इसका प्रकाशिक केंद्र।
क्या होता है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र मतलब लेंस के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, लेंस का प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, तो ये लेंस था, ये हो गया। अब लेंस में क्या होती है आपकी, दो जो है क्या होती हैं, मुख्य फोकस होते हैं। एक प्रथम मुख्य फोकस होता है यहाँ पर F1, और एक इसी के इधर जो होता है द्वितीय मुख्य फोकस F2। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये दो जो है गोली पृष्ठों से मिलकर बना हुआ, तो अगर एक गोली पृष्ठ के लिए ये हुआ F1, तो इस दूसरे वाले गोली पृष्ठ के लिए क्या हो गया, ये F2 हो गया। ठीक है, इसलिए, और इसका जो है यहाँ पर है 2F1 द्वितीय मुख्य फोकस, और ये इसका हो जाएगा 2F2। वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर। तो मान लीजिए यहाँ कहीं पर क्या है, वस्तु है। ठीक है, कोई वस्तु है AB यहाँ पर है, तो यहाँ से वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें जो है क्या करेंगी, लेंस से टकराएंगी। तो वस्तु से जो है यहाँ से क्या आ रही है, प्रकाश की किरण आ रही है। ठीक है, ये हो गया, यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है और लेंस के आसानी से क्या हो रही है, टकरा रही है। तो जो भी प्रकाश की किरण क्या होती है, ये जो है इस लेंस के जो है मुख्य अक्ष के समांतर आती है, वो लेंस से टकराने के बाद कहाँ पर जाके मिलती है, मतलब कहाँ से होकर जाती है, जो द्वितीय मुख्य फोकस है F2 यहाँ से होकर जाती है। मतलब ये वाली प्रकाश की किरण यहाँ से टकराने के बाद क्या होगा, कहाँ से, यहाँ से निकलेगी, और ये भी प्रकाश की किरण यहाँ से टकराने के बाद ऐसे निकलेगी, ये वाला जो है ये किस तरह से जाएगा, ये। ठीक है, मतलब ये सभी जो है कहाँ पर मिलेंगी, यहाँ पर जो है मुख्य फोकस पर मिलती है। तो ये जो है इतना तो काम हो गया। अब जो है इसमें पहला जो है कि अगर पूछा जाए आपसे कि प्रतिबिंब बताइए कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब की स्थिति हम लोग लिखेंगे, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनाएंगे। तो जब आपका जो है प्रकाश की किरण कहाँ से होके जाती है, यहाँ से होके जाती है, मतलब मुख्य फोकस, तो यहाँ पर बिंदु के आकार का प्रतिबिंब जो बन रहा है, बिंदु के आकार का। और कैसा बन रहा है, देखिए वास्तविक आपको दिख रहा है इसलिए वास्तविक है, तो मैं लिखूंगा वास्तविक। कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा तथा बिंदु आकार, तथा बिंदु आकार का, वास्तविक उल्टा तथा बिंदु आकार का। ठीक है, बनता कहाँ है, F2 पर। कहाँ बनता है, F2 मतलब द्वितीय मुख्य फोकस पर। ये तो पहली घटना थी। दूसरी घटना सीखते हैं कि सेकंड आपका है कि जब वस्तु अनंत, अनंत और 2F1 के बीच में हो। कहाँ होगी, जब वस्तु अनंत एवं 2F1 के बीच हो। ठीक है, अनंत और 2F1 के बीच होती है। तो जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच होती है, तो उस परिस्थिति में आपका जो प्रतिबिंब बनता है उसको देखिए। जैसे यहाँ पर अब मैं ये ड्रा कर दिया एक्सिस, यहाँ पर हो गया आपका लेंस, बना दीजिए, ये हो गया लेंस, और इस लेंस का क्या हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र, ये हो गया इस लेंस का प्रकाशिक केंद्र। अब इसका F1 ये है, 2F1 ये है, और वस्तु कहाँ है, अनंत, अनंत और इन दोनों के बीच में कहीं यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, ये है, यहाँ पर वस्तु रखी गई है। ये आपका क्या है, F2, और ये क्या है, 2F2। यहाँ से बनाएंगे हम लोग, यहाँ से प्रतिबिंब जो है। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, जो प्रकाश की किरण यहाँ से गई, वस्तु से निकली, वो कहाँ से होकर जाएगी, आपको पता है कहाँ से होकर जाती है, ये आपका जो द्वितीय मुख्य फोकस है यहाँ से होकर जाती है। तो यहाँ से होकर गई। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से इस वस्तु से क्या करूंगा, एक जो है दूसरी प्रकाश की किरण, आपको पता है कि आप दो किरणें जब एक दूसरे को काटती हैं तभी क्या होता है, वहां पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, एक प्रकाश की किरण डाल रहा हूँ, ये प्रकाशिक केंद्र से
और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, किसी बिंदु पर यहाँ पर जो है क्या हो रही हैं, काट रही है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब क्या बन रहा है आपका, ए डैश बी डैश, ये बन रहा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति लिखनी है यदि, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब, देखिए प्रतिबिंब आपका वस्तु तो काफी बड़ी थी, लेकिन प्रतिबिंब क्या हो रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है, ठीक है। दूसरा क्या बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, वास्तविक हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा यों F2 तथा 2F2 के बीच, मतलब जो आपका फोकस दूरी F2 मतलब द्वितीय फोकस से दुगनी फोकस दूरी के बीच जो है क्या हो रहा है, ये प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो ये दो घटनाएं हो गई। तीसरी घटना है जो है हमारी कि अगर हम वस्तु को उठा लाएं, देखिए यहाँ तक तो ले गए, अब यहाँ से खिसका के लाएं कहाँ पे, 2F1 पर। तो तीसरी घटना यहाँ पे हम लोग बनाएंगे कि जब वस्तु आपकी कहाँ हो, 2F1 पर हो। तो जब वस्तु 2F1 पर होगी तो उस घटना में प्रतिबिंब जो है कैसे बनेगा, उस घटना में प्रतिबिंब बनाइए, क्या हो जाएगा, जब वस्तु, तीसरा है जब वस्तु 2F1 पर हो, तो ये मेरा हो गया, ये हो गया लेंस, ये हो गया लेंस। इस लेंस के लिए ये हो गया मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ठीक है। ये हो गया F1 और ये हो गया 2F1 और यहाँ पे हो गया F2 और ये हो गया 2F2। अब वस्तु कहाँ रखी गई है, यहीं पर रखी गई है। कोई वस्तु है AB, यहाँ पर क्या की गई है, रखी गई है। अब यहाँ पर जो वस्तु रखी गई है वो वस्तु क्या करेगी, जब यहाँ से इस वस्तु से प्रकाश की किरण जो है निकलेगी तो वो यहाँ से टकरा कर कहाँ से होकर जाएगी, एक तो प्रकाश की किरण आपकी यहाँ से टकरा के जो है यहाँ से होकर ऐसे गुजर जाएगी, निकल जाएगी। दूसरी देखिए, प्रकाश की किरण जो है यहाँ से जा रही है, तो मैं थोड़ा सा इस प्रकाश की किरण को यहाँ से एक प्रकाश की किरण को डालूं प्रकाशिक केंद्र से, तो यहाँ पे देखूंगा कि ये हो गया प्रकाश की किरण, ये हो गया F2, ये अब ये प्रकाश की किरण क्या होगी, सीधा जो है ऐसे जाएगी ये, तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर जो है ये इसको काट रही है, तो ये हो गया A डैश B डैश, ठीक है, ये हो गया। तो स्थिति क्या लिखेंगे आप, प्रतिबिंब, ये आपका प्रकाशिक केंद्र था, तो प्रतिबिंब की स्थिति जो है आपकी कहाँ हो जाएगी, 2F2, कहाँ बन रहा है, 2F2 पर। दूसरा कैसा बन रहा है, वस्तु जितनी थी वस्तु के बराबर ही दिख रहा है कि प्रतिबिंब, मतलब प्रतिबिंब लिखोगे आप तो वास्तविक, वास्तविक उल्टा तथा 2F2 पर वस्तु के बराबर, 2F2 पर वस्तु के बराबर, तो ये हो गई हमारी प्रतिबिंब। तो ये तीसरा था। चौथा जो है कि जब वस्तु 2F1 तथा F1 के बीच हो, वस्तु को आप उठा लाइए यहाँ पे, ठीक है, वस्तु को आप उठा के लाइए कहाँ पे, यहाँ पे, इन दोनों के बीच में, तो ये हो गया लेंस, ये यहाँ से हो गया, ये हो गया 2F1, ये हो गया F1, ये हो गया F2, ये हो गया 2F2, वस्तु यहाँ पे A, B, यहाँ से गई टकराई, क्या हो जाएगी, यहाँ से निकल जाएगी ऐसे। इसके बाद दूसरी प्रकाश की किरण क्या करूंगा, मैं यहाँ से गुजारूंगा,
दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ से गुजारी जाएगी, इसके प्रकाशिक केंद्र से। तो जो प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से जाएगी वो ऐसे जाके काटेगी, यहाँ देखिए यहाँ इस तरह से काट रही है। तो मतलब प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, देखिए प्रतिबिंब की स्थिति आपकी कहाँ हो जाएगी, 2f2 2f2, देखिए 2f2 से दूर बन रहा है आपका, 2f2 यहाँ पे है, इससे दूरी पे बन रहा है, ठीक है। वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, तो वास्तविक उल्टा और 2f2 से 2, ये हो गया इसमें। पांचवी कंडीशन में कि जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु आपका F1 पर हो, जब वस्तु F1 पर हो, जब वस्तु कहाँ हो F1 पर, तो ये हो गया लेंस। हेलो, सो तो नहीं रहे हो ना आप लोग, ठीक है। हाँ, सो मत जाना, इतना आसान जो है, इतना बढ़िया टॉपिक चल रहा है और आप लोग जो है मस्त है। देखिए तो ये हो गया आपका लेंस जब वस्तु F1 पर हो, ये हो गया इसका जो है मुख्य अक्ष, ये हो गया इसका F2 पॉइंट, और ये हो गया इसका 2F2 पॉइंट, ये हो गया F1 और ये हो गया 2F1। वस्तु अब यहीं पे रखी गई है, यहाँ से गई प्रकाश की किरण, यहाँ से टकरा के कहाँ से होके गई, ये ऐसा दिखेगा कि यहाँ से होके गई है। अब जो प्रकाश की किरण यहाँ से गई, ऐसे निकल गई कि ये प्रकाश की किरण ऐसे निकल गई, ठीक है। अब एक प्रकाश की किरण आप डालिए प्रकाशिक केंद्र से, तो ऐसे, तो ये दोनों ऐसे जो है जाएंगी कहीं ना कहीं जो है एक दूसरे को ऐसे देगी ऐसे, ठीक है। तो इसकी स्थिति अगर लिखनी है तो प्रतिबिंब की स्थिति, तो स्थिति क्या बन रहा है, प्रतिबिंब जो है आपका क्या बनेगा, कहीं ना कहीं जो है ये दूर जाके क्या करेंगी, एक दूसरे को काटेंगी। और जब एक दूसरे को काटेंगी तो कहीं भाई काटेंगी तो जरूर काटेंगी, ये बढ़ाएंगे आगे बढ़ाते जाएंगे तो काटेंगे जरूर, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा ही बनेगा। वास्तविक उल्टा बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, वास्तविक उल्टा बहुत बड़ा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका प्रतिबिंब, और कहाँ से दूर, 2F2 से बहुत दूर, ठीक है, ये बन गया। छठी, ये है छठवीं और लास्ट कंडीशन है हमारी कि जब वस्तु कहाँ हो F1 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच हो, प्रकाशिक केंद्र के बीच हो, ठीक है। जब वस्तु आपका कहाँ हो, जब वस्तु F1 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो, ये हो गई आपकी वस्तु, ये हो गया F1 और ये हो गया प्रकाशिक केंद्र, और इसके बीच में कहाँ है, वस्तु यहीं पर है, तो ये हो गया मेरा F2, ठीक है, ये हो गया। तो दोनों के बीच में जब वस्तु रखी गई है तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो यहाँ से एक प्रकाश की किरण जाएगी, यहाँ से कहाँ से होके जाएगी, यहाँ से, ठीक। अब यहाँ से एक प्रकाश की किरण आप डालिए यहाँ से, तो ये दोनों एक दूसरे को कहीं जो है, तो इसको बढ़ा लीजिए आप पीछे की तरफ, मतलब यहाँ पर क्या करेंगी, एक दूसरे को ये दोनों काटेंगी, ठीक है। अर्थात जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। कैसा बन रहा है, आभासी, कैसा बन रहा है, आभासी, आभासी सीधा, आभासी हो गया सीधा वस्तु की ओर, वस्तु की ओर। तो आपका जो है उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में एक कंडीशन जो है ऐसी है जहां पर आभासी प्रतिबिंब बनता है, नहीं तो सभी स्थितियों में कौन सा प्रतिबिंब बनता है, सिर्फ और सिर्फ कैसा प्रतिबिंब बनता है आपका, कैसा प्रतिबिंब बनता है,
वास्तविक। ठीक है, एक स्थिति यही है कि जब वस्तु आपकी F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच होगी तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा। नहीं तो सभी स्थितियों में क्या बनेगा, आपका प्रतिबिंब जो भी बनेगा वो कैसा बनेगा, वो आपका क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है, तो ये तो सिर्फ हुआ आपका किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए। अभी जो है आपका अवतल लेंस, और अवतल लेंस की दो ही स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है, एक जब वस्तु अनंत पर होती है और एक जब वस्तु क्या होती है, अनंत से हम उसको उठा लाते हैं तब। तो उसका जो है अनंत जो है तो उसको भी बना लेते हैं हम लोग, उसको भी सीखते हैं। देखिए क्या हो जाएगा आपका अवतल लेंस। ठीक है, कौन सा लेंस, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो पहली कंडीशन है कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अवतल लेंस को बनाने के लिए ये आपका अवतल लेंस हो गया। जो लेंस बीच में दबे हुए तथा किनारों पर उभरे हुए होते हैं क्या कहलाते हैं, अवतल लेंस। जो लेंस बीच में दबे हुए, तो बीच में क्या है, ये दबा हुआ, किनारों पर क्या है, उभरा हुआ, कौन सा लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस। ठीक है, तो इस अवतल लेंस में क्या हो जाएगा, ये इस लेंस का क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। वस्तु आपकी कहाँ रखी गई है, यहाँ पर रखी गई है, और ये कौन सा है, पॉइंट है अनंत। यहाँ से जो है प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं, यहाँ चल रही हैं, प्रकाश की किरणें वस्तु से निकल कर आ रही हैं, यहाँ टकरा रही हैं। ठीक है, ये आपका प्रकाश केंद्र हो गया। ये भी यहाँ पर भी क्या होता है, ये हो गया इसका F1, ये क्या हो गया 2F1, ये क्या हो गया इसका 2F2, ये क्या हो गया F2। तो यहाँ से जो भी प्रकाश किरण यहाँ आएगी, टकराएगी, क्या हो जाती है, इधर जो है ऐसे, और ये जो प्रकाश किरण इधर आती है, इधर ऐसे जो इस दिशा में निकल जाती है। तो ये एक दूसरे को जो है क्या होती है, एक दूसरे से कहीं जाके इधर। तो इन प्रकाश की किरणों को क्या किया जाता है, कहाँ बढ़ाया जाता है, पीछे की तरफ बढ़ाया जाता है। तो पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा मैं इस प्रकाश की किरण को, ये प्रकाश की किरण को जब बढ़ाऊंगा तो यहाँ मिलेगी, ये प्रकाश की किरण को जब बढ़ाऊंगा तो यहाँ मिलेगी, और ये प्रकाश की किरण जब बढ़ाई जाएगी यहाँ पर, मतलब सब मिला के प्रकाश की किरणें जो भी हैं, आपकी सभी प्रकाश की किरणें क्या होती है, किस पॉइंट पे मिलती है, जो आपका F1 है उस पर जो है क्या होती है, मिलती हुई दिखाई देती है, प्रतीत होती है। तो ऐसे ही आपको प्रतिबिंब की स्थिति बता देनी है, तो प्रतिबिंब आपका क्या बन जाएगा, आभासी, क्योंकि देखिए पीछे की तरफ बढ़ाई गई है तो आभास हो रहा है, तो क्या हो गया आपका आभासी प्रतिबिंब। दूसरा हो गया कि जिधर वस्तु है उधर ही बन रहा है, तो सीधा सीधा तथा F1 पर। ठीक है, आभासी, सीधा तथा F1 पर, ये पहले केस था। सेकेंड केस है कि जब वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच हो, जब वस्तु अनंत एवं प्रकाशिक केंद्र के बीच हो। तो जब वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच होता है तो उस घटना में जो है हमको बनाना है क्या, इसका प्रतिबिंब। तो अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच हो, तो यहाँ से अनंत था, यहाँ से उठा लाइए, ये लेंस बनाइए, ये हो गया लेंस आपका। अब वस्तु जो है आपकी क्या है, ये अनंत पॉइंट था, कहीं था यहाँ पे, वस्तु जो है यहाँ पर हो गया F1। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, F1 और यहाँ पर हो गया 2F1। यहीं पे रख दीजिए वस्तु को, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ से निकलने वाली प्रकाश की किरणें देखिए यहाँ से गई, यहाँ से गई, लेंस से टकराई, लेंस से टकराई, समझ।
लेंस से टकराएगी, लेंस से टकराने के बाद क्या हो जाएगी, ये इधर जो है चली जाएगी। इधर जब चली जाएगी उसे तो कहाँ बढ़ाया जाएगा, पीछे की तरफ। और जब आप पीछे की तरफ इस किरण को बढ़ाएंगे, प्रकाश की किरण कहाँ पर मिलेगी, F1 पर जो है मिलेगी। एक प्रकाश की किरण ऐसे डाल दीजिए, यहाँ पर जो दोनों काटेंगी इसी पर क्या होगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो बताइए, वस्तु का आकार इतना बड़ा, प्रतिबिंब इतना छोटा, ठीक है। तो हो गया आपका आभासी, आभासी और सीधा एवं वस्तु से छोटा, आभासी, सीधा एवं वस्तु से छोटा, ठीक है। ये जो है आपका प्रतिबिंब बन गया। इसके बाद जो है आपका लेंसों के लिए सूत्र, जो कि आपके टॉपिक का नहीं है, तो हमको उसको डेरिवेशन भी नहीं करना है। तो लेंस से संबंधित जो है आपके फार्मूले हैं कुछ, जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में क्या करेंगे, बहुत ही मददगार होंगे। तो उन्हीं लेंसों के सूत्र का जो है, हम लोग लेंसों के सूत्र को देखेंगे जो है उससे, और उससे क्या करेंगे, आने वाले जो है अगले वीडियो में हम लोग लगाएंगे उससे न्यूमेरिकल। तो लेंस जो है आपका, लेंस का सूत्र है, चाहे उत्तल लेंस हो, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, दोनों के लिए जो है क्या है आपका एक ही सूत्र है। बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि अगर उत्तल लेंस है तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये है फार्मूला। और इसके लिए भी फोकस दूरी का 1/v माइनस 1/u। इस घटना में जो है आपकी फोकस दूरी जो होगी, उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी f का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, लेकिन u का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और यहाँ पर f का मान क्या होगा, निगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो ये घटनाएं आपको याद कर रखनी है कि अगर अवतल लेंस की बात करें तो फोकस दूरी क्या होगा, नेगेटिव, और अगर उत्तल लेंस की बात करें तो फोकस दूरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो ये दोनों घटनाएं जो है आपको याद करना है। तो इन दोनों घटनाओं से संबंधित जो हम लोग आने वाली वीडियो में न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, जितना भी आपका न्यूमेरिकल है सब जो है हो जाएगा। तो आगे जो है हम लोग चलेंगे, इसके आगे हमारा जो है लेंस द्वारा आवर्धन पढ़ेंगे। लेंस द्वारा आवर्धन, लेंस द्वारा आवर्धन, या इसी को कहते हैं रेखीय आवर्धन। क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन जो होता है आपका, उसे दिखाया जाता है किससे, स्मॉल एम से। और आप जानते हैं कि स्मॉल एम बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई क्या होती है, आई, इसी को दिखाया जाता है एच डैश से, बटे वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, इसको दिखाया जाता है किससे, ओ से, या इसी को कहते हैं एच से, के अनुपात को, ठीक है, के अनुपात को क्या कहा जाता है, लेंस का रेखीय आवर्धन कहा जाता है। अर्थात m इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई या एच डैश बटे में ओ, या क्या हो जाएगा एच बराबर v बटे u, ठीक है। v प्रतिबिंब की जो है दूरी, बटे में u लेंस से वस्तु की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी। तो ये जो है फार्मूला आपको याद करना है। तो रेखीय आवर्धन क्या हो गया, किसी लेंस द्वारा जो है क्या होता है, लेंस द्वारा बने जो है प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहा जाता है। इसी के साथ आगे जो है हमारा है अगला टॉपिक है लेंस की क्षमता। क्या है, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता को दिखाते हैं किससे, पी से। तो आपको पता है कि लेंस की क्षमता, देखिए लेंस की क्षमता में ये जो है कहा जाता है कि जिस लेंस की फोकस दूरी जितनी जो है कम होगी, जिस लेंस की फोकस दूरी जितनी कम होगी, उस लेंस की क्षमता उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। मतलब लेंस की क्षमता जो होती है P फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जबकि फोकस दूरी किसमें मापी गई हो, मीटर में। तो किसी लेंस की क्षमता P उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जबकि फोकस दूरी किसमें मापी गई हो, मीटर में। तो P बराबर 1 बटे क्या हो जाएगा, F, इसमें मीटर में। अगर
P को मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा, ये F जो है क्या हो जाएगा आपका, सेंटीमीटर में लिखो तो 100/F हो जाएगा। लेंस की क्षमता का मात्रक, इसका मात्रक जो होता है, मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। क्या हो जाएगा मात्रक, डायोप्टर। देखिए डायोप्टर, डायोप्टर, या इसी को दिखाते हैं डी से। देखिए अगर उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस की क्षमता जो होगी धनात्मक होगी, और अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी, ऋणात्मक। क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, फोकस दूरी धनात्मक, तो क्षमता भी क्या होगी, धनात्मक। और उत्तल लेंस की जो है फोकस दूरी धनात्मक, तो उसकी जो है क्षमता धनात्मक। और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक, तो उसकी क्षमता भी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो ये जो है लेंस की क्षमता। इसी के आगे जो हो आपका लेंस का संयोजन, लेंस का संयोजन, लेंस का संयोजन मतलब यदि आपके पास काफी ज्यादा लेंस हैं, एक से ज्यादा लेंस है, तो उसको जो है उन लेंसों को अगर हमको क्या करना है, जोड़ना है, तो कैसे संयोजन किया जाएगा। तो लेंसों का संयोजन जो होता है, तो लेंस की कुल क्षमता उसकी क्या होती है, अलग अलग क्षमताओं के योग के बराबर होती है। किसी लेंस की कुल क्षमता क्या होती है, उसके अलग अलग क्षमताओं के योग के बराबर होती है। अर्थात P बराबर P1 प्लस P2 प्लस डॉट 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 सो ऑन, जितने भी रहेंगे आपका हो जाएगा। फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, तो P बराबर क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ, कि एग्जाम्पल में मान लेता हूँ कि ये P1 बराबर मेरा कितना है, 3 प्लस 3 डायोप्टर है, और P2 बराबर कितना है, -7 डायोप्टर है। तो कह रहा है कि लेंस की क्षमता, लेंस की कुल क्षमता कितनी होगी, तो P बराबर क्या हो जाएगा, +3 डायोप्टर -7 डायोप्टर, कितना आ जाएगा, -4 डायोप्टर। तो लेंस की कुल क्षमता -4। लेंस की क्षमता कितनी आई, माइनस में आई, अर्थात कौन सा लेंस रहा होगा आपका, इससे भी आप बता सकते हैं कौन सा लेंस रहा होगा आपका, अवतल लेंस, क्योंकि लेंस की क्षमता का मान क्या आया है आपका, नेगेटिव आया। ठीक है। सो गाइस जो है इसी के साथ जो है आपका ये पहला जो है, जो आपका प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन था, ये जो है आपका टॉपिक पूरा जो है मैं इसी पे जो है समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि रिवीजन के लिए इससे जो है ज़्यादा आपको कुछ करना भी नहीं है। इतना यदि आप रिवीजन कर लेते हैं तो आपका जो है जो स्कोर है उतना तो आ ही सकता है जितना मैंने टारगेट किया है आपके लिए। तो आप जो है क्या कीजिए, इसको अच्छे से पढ़िए। इसके अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे जो है किसके साथ, अगले वीडियो में जो भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं, जितने भी मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया, जो भी आपको पढ़ाया, उससे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल है उसमें हम सॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ एक बार फिर से सभी लोगों को जो है जय हिंद, नमस्कार, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।